दवाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। वॉरेन बफेट के बारे में एक बात मशहूर है कि वो कभी जल्दी नहीं करते, दशकों तक कैश जमा करते हैं, सही मौका देखते हैं और फिर निवेश करते हैं। और इसी बात के लिए निवेश की दुनिया उन्हें आदर्श मानती है। मगर जब उनके उत्तराधिकारी ग्रेग एबेल ने सीईओ बनने के बाद बर्कशायर हैथवे के निवेश के फैसले किए तो तत्काल $8.5 बिलियन का सौदा कर लिया। बाजार की आंखें चौड़ी हुई। ये सौदा क्या है? बर्कशायर हैथवे ने टेलर मॉरिसन होम को खरीद लिया है। यह अमेरिका में घर बनाने वाली छठी सबसे बड़ी कंपनी है। 12 राज्यों के 21 शहरों में 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कीमत है करीब 72 से 73 रुपये प्रति शेयर नगद, यानी बाजार के भाव से 24% ऊपर। कुल सौदा $8.5 बिलियन का। वॉरेन बफेट ने खुद कहा कि ग्रेग ने मुझसे ज़्यादा तेज किया है, मुझसे ज़्यादा सफाई से किया है और मैंने सीईओ से एक बार भी बात नहीं की। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, एक संदेश था कि बर्कशायर बदल रहा है। अगर आप सौदे को टटोलें तो सवाल उठेगा कि अमेरिका में मॉर्गेज की दरें भी ऊंची हैं, घरों की बिक्री धीमी है, तो ग्रेग एबेल ने यह दांव क्यों लगाया? जवाब यह है कि वो वही देख रहे हैं जो बाजार अभी नहीं देख रहा। अमेरिका में घरों की कमी स्थायी है, नए घर नहीं बन रहे। जब भी ब्याज दरें गिरेंगी, मांग एक साथ उठेगी और टेलर मॉरिसन उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार बैठी होगी। पैसा होगा बर्कशायर का। इसके साथ ही ग्रेग एबेल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दांव लगाया है, यानी कुछ ही हफ्तों में, सीईओ बनने के बाद कुछ ही हफ्तों में करीब 16 से 17 बिलियन का कैश इन्वेस्टमेंट। अब ये बफेट का बर्कशायर नहीं है, बल्कि एबेल का बर्कशायर है। अगर आप निवेशक हैं तो सबक क्या है? जब दुनिया के सबसे सतर्क निवेशक मंदी के बीच घरों में पैसा लगाएं तो समझिए कि वो लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। भारत में हाउसिंग सेक्टर भी दबाव में है, ब्याज दरों में कमी नहीं हुई है, ज़मीन महंगी है, लेकिन जो भी खरीद रहे हैं वो कल के विनर होंगे। यही सोच बर्कशायर की है और यही सोच बड़े निवेशकों की होती है। एक मुल्क है, उसके पास व्यापार घाटा नहीं होता, व्यापार बचत होती है, यानी सरप्लस, और $1.2 ट्रिलियन की हर साल, जो दुनिया में सबसे आधा है, और वो देश है चीन। जब इतना सरप्लस है तो करेंसी पहलवान हो गई है। चीन का युआन इस वक्त 3 साल में सबसे मजबूत है, 6.76 युआन प्रति डॉलर। पिछले 12 महीनों में युआन 6% मजबूत हुआ है। 100 रुपये की तरफ बढ़ते डॉलर की याद आ रही है ना? वहाँ कहानी दूसरी है। उसके लिए द बोनस पर नया अर्थम देख लीजिए। आज तो हम युआन की ताकत समझते हैं। समस्या यह है कि चीन जानबूझकर युआन को कमज़ोर रख रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हर रोज एक डेली फिक्सिंग जारी करता है और यह तय करता है कि युआन की कीमत किस दायरे में चलेगी। पीबीओसी बार बार बाजार की उम्मीद से कमज़ोर फिक्सिंग दे रहा है, यानी बाजार युआन को ऊपर ले जाना चाहता है, बीजिंग उसे नीचे रोक रहा है। ऐसा क्यों है? युआन जितना मजबूत है, चीनी एक्सपोर्ट उतने ही महंगे होंगे। चीन की ताकत उसका निर्यात है और $1.2 ट्रिलियन का सरप्लस इसी से बना है, क्योंकि चीन का सामान सस्ता हुआ है। युआन मजबूत हुआ तो सामान महंगा होगा, एक्सपोर्ट घटेगा, सरप्लस घटेगा। चीन को ये मंजूर नहीं है। बीते बरस अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए, यूरोप ने सख्ती की, इसके बाद भी चीन के सस्ते निर्यात पूरी दुनिया में छाए रहे और चीन ने रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस जुटा लिया। एआई बूम ने चीन के टेक का निर्यात बढ़ाया है। सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, ईवी, अब पूरी दुनिया चाइनीज टेक खरीद रही है और इससे युआन को ताकत मिल रही है। लेकिन बीजिंग रोज अपनी फिक्सिंग से उसे दबा रहा है। ये करेंसी का हथियार की तरह इस्तेमाल है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पहला मतलब, अगर युआन कमजोर रहा तो चाइनीज सामान सस्ता रहेगा। भारतीय कपड़े, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स को ग्लोबल बाजार में चीन से मुश्किल मुकाबला करना होगा। दूसरा, चाइना से आने वाला कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट, सोलर इक्विपमेंट सस्ते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम होगी तो भारत में नई क्षमता नहीं बनेगी। युआन पर निगाह रखिए, जाहिर है भारत इस मुल्क से सबसे ज़्यादा आयात करता है। यह था आज का वाई फैक्टर। शेयर कीजिए, क्योंकि करेंसी की चाल दिखती नहीं, इसका असर दिखता है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर अटक गया है। ट्रंप साइन करें या ना करें, बाजार रोज ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक खतरा है जिसे देखकर दुनिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, और ये खतरा ना तो सीज फायर से जाएगा ना पीस डील से। वो खतरा है तेल के भंडार खाली होना। अभी ये रिकॉर्ड रफ्तार से खाली हो रहे हैं। आइए आंकड़े खोलते हैं। गोल्डमैन सैक्स के विशेषज्ञों ने कहा है कि मई की शुरुआत से दुनिया भर में तेल भंडार हर रोज 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की दर से निकाले जा रहे हैं। ये अब तक की सबसे ऊंची निकासी है। होर्मुज से तेल का निर्यात अभी भी सिर्फ दैनिक निर्यात का, जो कि युद्ध से पहले था, उसका 5% है। कार्लाइल ग्रुप ने कह दिया है कि एशिया संकट में है, यानी भंडार अब खतरनाक स्तर तक गिर गए हैं। यूरोप बस 1 महीना और चलेगा और जुलाई में अमेरिका को भी दिक्कत होगी। आईए के प्रमुख फेथ बिरोल का कहना है कि अगर जुलाई अगस्त तक हालात नहीं सुधरे तो हम रेड जोन में होंगे। रेड जोन क्या है?
रेड जोन यानी तेल भंडारों की वो स्थिति, उसमें उतनी कमी कि कीमत तय करना ही मुश्किल हो जाए और अर्थव्यवस्थाएं ठिठक जाएं। सबसे डरावनी बात यह है कि ग्लोबल निवेशक ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम जितना टलता जाएगा, ईरान की सौदेबाजी की ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि तेल का भंडार घटता जा रहा है। ब्रेंट क्रूड आज $94-95 के करीब है, लेकिन अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से यानी सरकारी आपातकालीन भंडार से तेल निकालकर यूरोप को भेज रहा है। यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी। कतार एनर्जी का फोर्स मेजोर अब अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, यानी कतार भी अब गैस की गारंटी नहीं दे सकता। भारत ने हाल में ही 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इंडियन क्रूड बास्केट अभी $102 प्रति बैरल पर है। रुपया पहले से कमजोर है, 96 के करीब है। अगर जुलाई में रेड जोन आया तो 5वीं बार दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई की मुसीबत और गहरी होगी, आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सीज़फायर आने के बाद भी हालात सुधरेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हुर्मुज खुलने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे और सबसे पहले दुनिया के देश अपने स्ट्रेटेजिक भंडार भरेंगे। इसलिए अगर आज बात बन भी जाए, यानी ईरान और अमेरिका के बीच शांति हो भी जाए, तो खाली हो गए भंडार भरने में वक्त लगेगा। इसलिए तेल की तेजी लंबी चलेगी, पीठ मजबूत रखिए।